नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी दो बैलों की कथा, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कहानी के कुछ खास हिस्से हैं और हमारा इरादा है हीरा और मोती, उन दो बैलों की कहानी, उनके संघर्ष, उनकी दोस्ती, इसके पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उनको समझने की कोशिश करना। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी ऊपर से जितनी सरल लगती है, उतनी है नहीं। सही कहा। कहानी की शुरुआत ही देखिए, जानवरों में गधे और बैल की बात होती है और सवाल उठता है सीधेपन पर। क्या सीधापन हमेशा अच्छा होता है या कभी-कभी बेवकूफी माना जाता है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिससे कहानी शुरू होती है। और फिर आते हैं कहानी के हीरो, झूरी के दो बैल, हीरा और मोती। सिर्फ जानवर नहीं है वो। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो गहरे दोस्त हैं। हाँ, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील डॉल में ऊंचे, और सबसे बड़ी बात, वो एक दूसरे की बातें समझते थे, बिना बोले, मूक भाषा में। जी, प्रेमचंद लिखते हैं कि उनमें शायद कोई गुप्त शक्ति थी। ये दिखाता है कि जानवरों के बीच का संवाद कितना गहरा हो सकता है, जिसे हम इंसान शायद समझ नहीं पाते। और उनकी दोस्ती में सिर्फ गंभीरता नहीं, विनोद भी था। काम करते हुए भी कोशिश करते थे कि दूसरे पर ज्यादा बोझ ना पड़े। ये बंधन, ये आपसी समझ बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जानवरों की दोस्ती नहीं, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम जानवरों की भावनाओं को, उनकी समझ को सही जगह देते हैं। बिल्कुल। और उनका अपने मालिक झूरी से लगाव भी बहुत था। हाँ, वो तो साफ झलकता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब झूरी उन्हें अपने ससुराल भेज देता है, गया के पास। और यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू होती हैं। गया का व्यवहार एकदम रूखा, मारा पीटा और खाने को बस सूखा भूसा, कोई चिकनाई नहीं, कोई चुकर नहीं। उनके लिए अपमान की बात थी, खासकर झूरी के घर के प्यार भरे माहौल के बाद। तो उन्होंने विरोध किया, नांद में मुंह तक नहीं डाला। हाँ, और इसी विरोध में उनके स्वभाव का फर्क दिखता है। हीरा थोड़ा सहनशील है। जी, और मोती, वो थोड़ा गुस्सैल। वो कहता है मार खा लेंगे, पर ये अपमान बर्दाश्त नहीं, अन्याय सहना उसे गवारा नहीं। फिर वो पहली बार भाग निकलते हैं, रस्सी तोड़ाकर। हाँ, और सीधे झूरी के पास पहुंचते हैं। झूरी तो उन्हें देखकर खुश हो जाता है, स्नेह से गदगद। पर उसकी पत्नी चिढ़ जाती है, उन्हें नमक हराम कहती है, और नतीजा फिर से सूखा भूसा बेचारों को। दोबारा जब गया उन्हें लेने आता है तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इस बार उन्हें मोटी रस्सियों से बांधा जाता है, पर उसी मुश्किल वक्त में एक छोटी सी आशा की किरण भी दिखती है। हाँ, वो छोटी लड़की, भैरों की बेटी। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। शायद इसीलिए वो इन बैलों का दर्द समझती थी। बिल्कुल, वो चुपके से रात को उन्हें एक एक रोटी खिला जाती थी। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि सहानुभूति, करुणा, ये किसी बंधन को नहीं मानती, न जाति न प्रजाति। सही कहा। उस एक रोटी से शायद उनका पेट न भरता हो, पर आत्मा जरूर तृप्त होती होगी। उन्हें लगता होगा कि दुनिया में कहीं तो कोई है जो उनका दर्द समझता है। फिर एक रात जब गया का भाई उन्हें नकेल डालने की बात करता है। हाँ, तो वो लड़की उनकी रस्सियां खोल देती है, उन्हें भाग जाने का मौका देती है। और भागने से पहले भी वो सोचते हैं कि कहीं इस बेचारी लड़की पर चोरी का इल्जाम ना आ जाए। ये उनकी नैतिकता दिखाता है, वो सिर्फ अपनी आजादी के बारे में नहीं सोच रहे। खैर, वो भाग निकलते हैं, पर इस बार रास्ता भटक जाते हैं। हाँ, और पहुंच जाते हैं एक मटर के खेत में। थोड़ी आजादी का मजा लेते हैं, चढ़ते हैं, लेकिन तभी एक गुस्सैल सांड से सामना हो जाता है। और यहाँ वो कमाल का टीम वर्क दिखाते हैं। बिल्कुल, योजना बनाकर मिलकर उस सांड को हरा देते हैं। एक इधर से सींग मारता है, दूसरा उधर से। ये सिर्फ उनकी शारीरिक ताकत नहीं, उनकी रणनीति और आपसी समझ का सबूत है। और यहीं पर हीरा का वो सिद्धांत भी आता है, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। मोती को गुस्सा आता है कि इसे मार ही डालना चाहिए था, लेकिन हीरा उसे रोकता है। ये उनके नैतिक मूल्यों को दिखाता है। लेकिन किस्मत देखिए, मटर के खेत में चरने की वजह से वो पकड़े जाते हैं और उन्हें बंद कर दिया जाता है कांजी हाउस में, जहां लावारिस पशुओं का रखा जाता था। और वहां की हालत तो बहुत ही खराब थी। जी, कई जानवर थे वहां, भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे, सब के सब मुर्दों की तरह पड़े हुए, भूखे, प्यासे, कमजोर। दिन भर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, रात को भी नहीं। इसी निराशा में हीरा दीवार तोड़ने की कोशिश करता है अपने सींगों से। और यहाँ मोती का जो किरदार है वो दोस्ती की, वफादारी की मिसाल है। हाँ, बिल्कुल। जब आधी दीवार गिर जाती है तो पहले घोड़ियां भागती हैं, फिर भैंसें, फिर बकरियां, गधे तो वहीं खड़े रहते हैं। मोती उन्हें भी सींग मार मार कर भगाता है। लेकिन हीरा, उसकी रस्सी मजबूत थी, वो नहीं टूटती। हाँ, और मोती चाहता तो भाग सकता था, सब भाग गए थे, पर वो अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाता, वहीं खड़ा रहता है, भले उसे बाद में मार खानी पड़े और उसे भी बांध दिया जाए। ये दोस्ती का चरम है, निस्वार्थता का। बिल्कुल।
आखिरकार एक हफ्ते तक वहीं पड़े रहने के बाद उनकी नीलामी होती है। और उन्हें कौन खरीदता है? एक दड़ियाल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, कसाई जैसा। उसे देखते ही उनके दिल कांप जाते हैं। उन्हें लगता है अब मौत निश्चित है। वो नाउम्मीद होकर डरे सहमे उसके साथ चलने लगते हैं। कमजोर इतने के पैर तक नहीं उठते थे। लेकिन फिर अचानक कुछ होता है। हाँ, उन्हें रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है। वही खेत, वही बाग, वही गांव। और जैसे ये पहचान होती है, उनकी चाल तेज हो जाती है। सारी कमजोरी, सारी थकान जैसे गायब। जैसे उनमें कोई नई जान आ गई हो। वो भागते हैं उन्मत्त होकर और सीधा अपने मालिक झूरी के द्वार पर, अपने थान पर जाकर ही रुकते हैं। ये सिर्फ एक शारीरिक वापसी नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान की वापसी थी। अपने घर, अपने अपनेपन की वापसी। एक मनोवैज्ञानिक जीत थी ये। झूरी उन्हें देखकर दौड़ा आता है, उन्हें गले लगा लेता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और जब वो धड़ियाल आदमी पीछे पीछे पहुंचता है उन्हें लेने, तो मोती सींग चलाकर उसे भगा देता है। कहता है ये हमारे बैल हैं। गांव के लोग भी जमा हो जाते तमाशा देखने। और कहानी का अंत होता है जब झूरी की पत्नी भी, जो पहले उनसे नाराज थी, वो भी दौड़कर आती है और उन दोनों के माथे चूम लेती है। क्या कमाल की कहानी है। तो हाँ, ये कहानी सिर्फ दो बैलों की भाग दौड़ और रोमांच की कहानी नहीं है। प्रेमचंद ने हीरा और मोती के माध्यम से इतने सारे मुद्दे उठाए हैं। आजादी की इच्छा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, सच्ची दोस्ती का मतलब, वफादारी, जानवरों के प्रति इंसानी बर्ताव। और वो शुरू वाला सवाल भी, सीधापन। कहानी के अंत तक आते आते लगता है कि जिसे दुनिया सीधापन या बेवकूफ़ी समझती है, वो असल में हीरा और मोती की तरह एक गहरा नैतिक बल, एक आत्मसम्मान हो सकता है जो अन्याय सहने को तैयार नहीं। बिल्कुल। उनकी पूरी यात्रा हमें मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता की उस गहरी चाह के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जो शायद सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। और वो गुप्त शक्ति, क्या वो वाकई जानवरों के बीच का वो संवाद, वो भावनाएं हैं जिन्हें हम इंसान अपने घमंड में अनदेखा कर देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हम अपने आसपास के दूसरे जीवों की भावनाओं, उनकी समझ और उनके आत्मसम्मान को वास्तव में कितनी पहचान और कितनी इज्जत देते हैं, इस पर जरूर सोचिए।